नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आज नाइजीरिया, ब्राजील तथा गयाना की 6 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वे ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत। स्वापक नियंत्रक ब्यूरो ने दिल्ली में 900 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रग तस्करों के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। और जोहान्सबर्ग में भारत ने चौथे तथा अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 135 रन से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला 3-1 से जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 6 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर नाइजीरिया का दौरा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की ये पहली यात्रा होगी। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नाइजीरिया के शीर्ष नेताओं के साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा 18 और 19 नवम्बर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की ये पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद अली के साथ वार्ता करेंगे और अन्य नेताओं के साथ भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री गुयाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी का भारतवंशियों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। श्री मोदी गुयाना के जॉर्ज टाउन में दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और कैरिकॉम समूह के सदस्य देशों के साथ भारत के पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेंगे। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2020 के बोडो शांति समझौते के बाद असम के बोडोलैंड में विकास की नई लहर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कल शाम नई दिल्ली के पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि शांति समझौते के कारण केवल असम में 10,000 से अधिक युवाओं ने हथियार और हिंसा छोड़ दी है। ये युवा समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने नक्सलवाद के पथ पर चल रहे लोगों से बोडोलैंड से कुछ सीखने को कहा। युवाओं और महिलाओं के विकास के लिए कौशल विकास की आवश्यकता तथा अवसरों की उपलब्धता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने सीड मिशन का उल्लेख किया, जो कौशल, उद्यमिता, रोजगार और विकास को बढ़ावा देता है। उन्होंने भरोसा जताया कि बोडो युवा इसका काफी लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार जोश से भरपूर बोडो समुदाय की प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र और असम की सरकार बोडो टेरिटोरियल रीजन में बोडो समुदाय की जरूरतों और उसकी आकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रही है। बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है। बोडोलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में निरंतर स्थायी शांति और सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुमका, देवघर और धनवार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जामताड़ा और खिजरी में चुनावी रैलियां करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे राज्य में
आज 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव गोड्डा में जनसभा करेंगे। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती दुमका और जामताड़ा में रैलियां करेंगे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी तथा वाम दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और रोड शो करेंगे। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसे अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सहयोगी राज्य में कई रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सोलापुर, पुणे और सांगली में प्रचार करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी 3 रैलियां करेंगी। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख अजीत पवार सोलापुर, पुणे और नासिक में प्रचार करेंगे। दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार गुट प्रमुख शरद पवार सतारा और रायगढ़ में प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई और ठाणे में प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए भी इस महीने की 20 तारीख को मतदान होगा। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की श्रृंखला में आज बात झारखंड के बोकारो जिले की चंदन कियारी विधानसभा सीट की। चंदन कियारी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा में विरोधी दल के नेता अमर कुमार बावरी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उमाकांत रजक को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जो पहले आजसू में थे। इस क्षेत्र में हालांकि 3 निर्दलीय समेत 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के अमर कुमार बावरी और जेएमएम के उमाकांत रजक के बीच है। जल संकट, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और पलायन इस विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं। अब ये देखना है कि अमर कुमार बावरी लगातार तीसरी बार चुनाव जीत पाते हैं या जेएमएम के उमाकांत रजक को कामयाबी मिलती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की नवजात गहन देखभाल इकाई एनआईसीयू में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य बच्चे घायल हुए हैं। पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि आग रात लगभग 10:45 पर लगी। कानपुर जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह राहत कार्यों की निगरानी के लिए झांसी पहुंच गए हैं। उन्होंने पुष्टि की है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। श्री सिंह ने बताया कि दुर्घटना के समय एनआईसीयू वार्ड में 47 नवजात बच्चे दाखिल थे और कई शिशुओं को बचाया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झांसी में मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मृतक शिशुओं की पहचान के लिए वे परिवारों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दुर्घटना की जांच सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्घटना की जवाबदेही तय की जाएगी। श्री पाठक ने आम जनता और पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार बच्चों और उनके परिवारों के साथ है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का शिनाख्त हो चुकी है और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन को राहत तथा बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने इस घटना में मारे गए नवजात शिशुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मंडल आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक से 12 घंटे के भीतर घटना से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने दिल्ली में लगभग 900 करोड़ रुपए की कोकीन की सबसे बड़ी खेप का भंडाफोड़ किया है। गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि अब तक की जांच से पता चला है कि विदेश से लोगों का एक समूह इस गिरोह का संचालन कर रहा है। जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की कुछ मात्रा कोरियर या छोटी कार्गो सेवाओं के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी।
मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में शामिल व्यक्ति मुख्य रूप से हवाला ऑपरेटर हैं और एक दूसरे को नहीं जानते हैं। साथ ही ये लोग नशीली दवाओं के सौदे में दिन प्रतिदिन की बातचीत के लिए छद्म नामों का उपयोग करते हैं। इस मामले में अब तक गिरोह के 2 मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जब्त कोकीन के स्रोत की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है। इससे पहले एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस के आतंक रोधी दस्ते ने गुजरात के तट के नजदीक एक संयुक्त अभियान में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भी भंडाफोड़ किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नशीली दवाओं के रैकेट के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी पहल शुरू करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें अमरावती में एक अंतर्राष्ट्रीय डीप टेक इनोवेशन हब स्थापित करना, स्वयं प्लस और आईआईटीएम प्रवर्तक जैसे डिजिटल कौशल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। समाज में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर वर्ष 16 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है। वर्ष 1966 में आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में समारोह को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कल शाम देव दीपावली के अवसर पर विभिन्न घाटों पर रिकॉर्ड 17 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर पहला दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। क्रिकेट में भारत ने कल जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में चौथे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 135 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। जीत के लिए 284 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 148 रन पर ही ढेर हो गई। बिहार में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत का सामना चीन से होगा। यह मैच शाम 4:45 पर शुरू होगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता का स्तर गंभीर बना हुआ है। सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 404 रहा। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में रात के समय तथा अगले 2 दिन के दौरान धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद निखिल। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण को कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। जनसत्ता और वीर अर्जुन की सुर्खी है, प्रदूषण तीसरे दिन भी गंभीर, सख्त पाबंदियां लागू की गईं। अमर उजाला के शब्द हैं, हवा जहरीली, गहराई धुंध। वहीं देशबंधु ने शीर्षक दिया है, दिल्ली में सांसों पर मंडराया संकट। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, पुराने डीजल वाहनों पर रोक, दूसरे राज्यों की बसों का प्रवेश बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में आई खराबी और रुके रहने का समाचार दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका और हिंदुस्तान के मुख्य पृष्ठ पर है। पंजाब केसरी और अमर उजाला ने महाराष्ट्र के हिंगोली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच को सुर्खी बनाया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के ठीक स्थिति में होने और 7.2% ग्रोथ के अनुमान को इकोनॉमिक टाइम्स ने सुर्खी बनाया है। त्योहारी सीजन में 42 लाख वाहन बिके। हरी भूमि की खबर है, चीन की बजाय इंडिया वर्ल्ड बिजनेस क्लास में बना फर्स्ट लव। वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे नंबर पर। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, राजधानी में अवैध प्रवासियों पर सख्त, उपराज्यपाल ने दिए कार्रवाई के निर्देश। दैनिक भास्कर और जनसत्ता के अनुसार अब बिरसा मुंडा चौक कहलाएगा दिल्ली का सराय काले खां चौक। धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आज नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 6 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वे ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने दिल्ली में 900 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रग तस्करों के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। और जोहान्सबर्ग में भारत ने चौथे तथा अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 135 रन से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला 3-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।